नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। भारत हजारों वर्षों की जीवंत सभ्यता है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। दुनिया का बॉस मोदी मोदी मोदी, हर जगह छाए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच उपस्थित हो चुकी हूं। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है, एक रॉक स्टार की तरह, एक सुपरस्टार की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। नरेंद्र मोदी केवल भारत के प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि भारत की 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली वो शख्सियत जिसका लोहा आज दुनिया की बड़े बड़े ताकतवर देश मान रहे हैं। कोई उनका ऑटोग्राफ मांग रहा है तो कोई पैर छूकर आशीर्वाद ले रहा है। और यकीन मानिए, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया पहुंचने पर अब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रियल बॉस कहा है, ये सम्मान केवल मोदी का या भारतीय सरकार का नहीं, बल्कि ये सम्मान है देश के मजबूत लोकतंत्र का, देश की उस आबादी का जिसके आगे दुनिया नतमस्तक हो रही है, देश के उस मजबूत लोकतंत्र का जिसका उदाहरण अब हर जगह दिया जाता है। प्रधानमंत्री अल्बनीज स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मोदी इज द रियल बॉस। और अब मोदी जब ऑस्ट्रेलिया आए हैं तो अपने साथ दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र की उस तस्वीर को लेकर आए हैं जिसकी जरूरत दुनिया के हर देश को है। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें नजर आ रही हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिडनी में कुडोस बैंक एरिना के स्टेडियम पहुंचते हैं और वहां पर भारतीय प्रवासियों का उनके बीच में पहुंचकर जब भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं तो एक एक प्रवासी भारतीय जो फिजिकली तो रहता है बाहर, लेकिन आज भी आत्मिक रूप से भारत से जुड़ा हुआ है, कितना गौरवान्वित महसूस कर रहा था। ये शोर, ये मोदी मोदी के नारे इस बात को प्रमाणित करते हैं कि किस तरीके से भारत का डंका दुनिया के बड़े बड़े देशों में बज रहा है। बड़े बड़े देशों के राजनायक, राष्ट्राध्यक्ष भारत की लोकतंत्र का, मजबूत लोकतंत्र का लोहा मान रहे हैं। जरा सुनिए इस आवाज को और समझिए उस लोकतंत्र की मजबूती को। तो पूरा स्टेडियम मोदी मोदी से गुंजायमान हो गया। और आपको याद होगा कि जब हिरोशिमा में G7 की मीटिंग हो रही थी और जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऑटोग्राफ मांगा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज ने भी कहा था कि सिडनी में जो कार्यक्रम होने वाला है प्रधानमंत्री का, वहां पर स्टेडियम छोटा पड़ रहा है। और आज की तस्वीरों को देखने के बाद जो बात प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कही थी, उस बात पर मुहर लगती है। प्रमाणित होता है कि किस तरीके से दुनिया का हर हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और भारत के लोकतंत्र का मुरीद हो रहा है। इतना मुरीद कि अब खुद दुनिया के ताकतवर देश भी कह रहे हैं कि अगर कोई दुनिया में बॉस है तो वो मोदी है। प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कैसे भारतीय प्रधानमंत्री को कहा रियल बॉस और कैसा था वो नजारा, आप भी देखिए। I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss.
I said to my friend, the Prime Minister, before the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. इन तस्वीरों को देखकर वो तस्वीरें भी याद आ जाती हैं जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे 28 सालों के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया पहुंच रहा था और उस वक्त प्रधानमंत्री ने यह वादा किया था कि ये जो रिश्तों पर जो धूल जम गई थी उसे हटाने का काम करूंगा, इस गर्माहट को और बढ़ाऊंगा। और यही वजह रही कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं तो पुनः अपने वादे को दोहराते हुए कहते हैं कि एक बार फिर मैं यहाँ उपस्थित हूँ। लेकिन इन सब के बीच क्योंकि दुनिया में भारत के डंका किस तरह से भारत का बज रहा है इसकी चर्चा हो रही है, तो 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने रखते हैं, जरा स्क्रीन पर लेकर आइए। इन तीनों तस्वीरों को गौर से देखिए और इन तीनों तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि भारत का परचम किस कदर दुनिया में लहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भारत समावेशी विकास की बात करता है, भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, भारत सबको लेकर साथ चलने की बात करता है और भारत की 140 करोड़ की जनता का इस मजबूत लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक तरफ जहां पर G7 की बैठक में स्थायी मेंबर नहीं है लेकिन फिर भी हर बार इनवाइट किया जाता है 2019 के बाद से, तो ये लगातार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां उपस्थित होते हैं जापान के हिरोशिमा में, तो खुद दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्र के राष्ट्राध्यक्ष जो बाइडेन आकर उनसे गले लगते हैं। न्यू गिनी जब पहुंचते हैं प्रधानमंत्री तो वहां पर पीएम जेम्स किस तरीके से पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। और अब ऑस्ट्रेलियाई पीएम का मोदी को द बॉस कहना ये अपने आप में बताता है कि भारत की ये नए भारत की ये बुलंद तस्वीर है। इन्हीं तस्वीरों के साथ अब आज के अतिथियों से करा देती हूं आपका परिचय। आज किसी भी तरीके की कोई पॉलिटिकल वॉर नहीं होगी, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं होगा। आज बात होगी भारत के बढ़ते परचम की, भारत के बढ़ते दमखम की और भारत की इस चमक को समझने के लिए और समझाने के लिए आज जो पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, स्वागत करती हूं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं विदेश मामलों के जानकार हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट दीपक वोरा साहब, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ जाने माने इकोनॉमिस्ट आकाश जिंदल जी भी इस पैनल का हिस्सा हैं। आकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप दोनों के साथ चर्चा की शुरुआत करूंगी, लेकिन जिस तरह से परिस्थिति बनी हुई है उन परिस्थितियों में यह भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का प्रतिनिधित्व जब ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, भारत को उन्होंने युवा देश कहा और ये युवा शक्ति किस तरीके से दुनिया की आर्थिक शक्ति को और मजबूत बना सकती है, ये तमाम बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य में नजर आई है। उन्होंने ट्रिपल-E का जिक्र किया, ट्रिपल-C का जिक्र किया, ट्रिपल-D का जिक्र किया, लेकिन इन सब से ऊपर उठकर उन्होंने कहा कि अब समावेशी विकास का वक्त है, इसलिए समावेशी लोकतंत्र को साथ लेकर आया हूं, लोकतंत्र की मजबूती के लिए इस रिश्ते को और गर्म करने आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, जरा चंद वक्तव्य अगर सुना दिया जाए, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पहुंचते हैं तो पहली पंक्ति में वो क्या कुछ कहते हैं, आप भी सुनिए। मैं जब 2014 में आया था तो आपसे एक वादा किया था। वादा ये था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो लीजिए, यहां सिडनी में इस ऐना में मैं फिर हाजिर हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मैं फिर हाजिर हूं। आइए सीधे चलते हैं अपने अतिथियों के पास, स्क्रीन पर लेकर आइए। दीपक वोरा साहब, सबसे पहले आपके पास आते हुए मन में इन तस्वीरों को देखने के बाद, नमस्कार सर, क्या लग रहा है? मुस्कुराहट बता रही है कि आज बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है जब भारत के प्रधानमंत्री को एक ताकतवर मुल्क का जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्राध्यक्ष है, वो ये कहता है कि यू आर द रियल बॉस।
आभारी हूँ कि आपने ये मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। मैम, यू आर वेरी गुड, यू आर वन ऑफ आवर बेस्ट एंकर्स। थैंक यू सो मच ये सर। जो थैंक यू। शब्द का इस्तेमाल किया है द बॉस, मैं बताता हूँ इसका बैकग्राउंड क्या है। अमेरिका के एक लेजेंडरी गायक हैं, उनका नाम ब्रूस स्प्रिंगस्टीन है। तो उनको द बॉस कहा जाता है क्योंकि वो बिल्कुल ईमानदार हैं। अपनी बैंड की पेमेंट देने से पहले बाकी बैंड वालों को देते हैं और जो पुरानी विचारधाराएं सब तोड़ दी हैं। वो गाते हैं इक्वालिटी के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये ब्रूस स्प्रिंगस्टीन गाते हैं, इसीलिए उनको द बॉस कहा जाता है। तो ये जो कह रहे थे यहाँ पर एंटनी अल्बनीसी, उन्होंने यही कहा है कि दिस मैन नरेंद्र मोदी इज द बॉस, क्योंकि वही चीजें जिनके बारे में ब्रूस स्प्रिंगस्टीन गाता है ये इनके विचारधारा है। और ब्रूस स्प्रिंगस्टीन को जो सिडनी स्टेडियम में वेलकम मिला था उससे कहीं ज्यादा नरेंद्र मोदी को मिला है। दूसरी चीज मैम, जो स्वागत किया गया था नरेंद्र मोदी का, आपने देखा होगा, एक ट्रेडिशनल एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलियन स्वागत था। एक एबोरिजिनल आदमी जड़ी बूटी की एक प्लेट लेके आता है जो जल रही होती है और अपनी तरफ वो धुआं करते हैं, जिससे आपकी आत्मा, आपका दिल, आपका शरीर पवित्र होता है। मैं तो ऑस्ट्रेलिया में बहुत बार रहा हूं, तो मैं वहां की ट्रेडिशन को जानता हूं, बहुत खूबसूरत है। वहां पर वातावरण में बिजली थी, उत्साह था। इन लोगों को देखा, 21,000 लोग तो स्टेडियम के अंदर थे, कई हजार लोग बाहर थे जो अंदर नहीं जा पाए थे, और हर जगह मोदी 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 की बात हो रही थी। ये इसलिए मैम कि आज भारत की जो छवि है, मैं न्यूयॉर्क में हूं जैसा आपको बताया, जो भारत की छवि है मैंने अपने 50 साल डिप्लोमेसी में ये नहीं देखी है। 72 साल की मेरी उम्र है, और जैसे मेरे बेटे जो यहाँ न्यूयॉर्क में रहते हैं मुझे कहते हैं, डैड ये सबसे अच्छा मौका है टू बी एन इंडियन इन अमेरिका। हम लोग यहाँ पार्क में, एक नजदीक बहुत खूबसूरत पार्क है मैनहट्टन में, हम लोग वॉक के लिए जाते हैं शाम को। मेरी पत्नी, जो 46 साल से मेरी पत्नी और मैं बैठ के चाय पीते हैं, और वहां पे हम देखते हैं ग्रुप व्यायाम कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज, और पीछे म्यूजिक मालूम है कौन सा बज रहा होता है? नाटू नाटू नाटू। क्या बात है। तो वहां पे जो पुलिस ऑफिसर है उनमें से एक आगे मुझे कहता है कि वो जानता है हम लोग इंडिया से हैं, कई बार हमारे साथ चाय भी पीता है, तो कहता है, मिस्टर एम्बेसडर, आपके जो लोग हैं उन्होंने सारी हमारी कंपनियां टेक ओवर कर ली है, सारे सीईओ आपके हैं, वर्ल्ड बैंक का सीईओ भी आपका, अब तो हमारे कल्चर को भी आप टेक ओवर कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि सर ऑफिसर, क्या आपको बुरा लग रहा है? कहते हैं नहीं, क्योंकि इंडिया है, हमें बुरा नहीं लगता, हमें आपसे कोई खतरा नहीं। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता। 6 फुट 2 इंच का मेरा कद है, और जब ये बातें सुनता हूं मैं यहाँ पर 6 फुट 8 इंच का हो जाता है। लोग जो अफ्रीका में, मैं 3 देशों में मैं विशेष सलाहकार हूँ सरकार का, एक मंत्री ने मुझे मैसेज दिया जब वो पीएम साहब को देख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि क्या हम वेट लीज पे इनको ले सकते हैं, कुछ देर के लिए हमें दे दीजिए नरेंद्र मोदी जी, ताकि हमारे देश का भी आत्मविश्वास बढ़ जाए, क्योंकि हमने भारत को चुना है, भारत हमारा पार्टनर होगा। तो मैंने उनको जवाब एक ही सेंटेंस में दिया, मैंने कहा, मिस्टर मिनिस्टर, यही है राइट चॉइस बेबी, अगर आपने भारत को चूज किया। एग्जैक्टली, दिस इज द राइट चॉइस। और ये जो फीलिंग है, मैं आपके चेहरे की वो खुशी और जिस तरह से आप ब्लश कर रहे हैं मैं समझ सकती हूँ। आप बातें कह रहे थे कि जब आप बाहर निकलते हैं और लोग इंडिया के बारे में जो सोचते हैं, समझते हैं और वो साझा करते हैं, जब आप अपनी बातें कह रही थी गूज़बम्स हो रहे थे मुझे। लेकिन ये देखिए, यही फील है दरअसल। ये एक जो सच्चा भारतीय है, जो सनातनी भारतीय है, वो इस फील को महसूस कर सकता है। हमारे विडंबना यह है कि हम हर परिस्थिति को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, लेकिन उससे इतर भी चश्मे से दूसरे हिस्से को देखने पर जो एक तस्वीर नजर आती है, वो तस्वीर ये है कि भारत के लोकतंत्र की बढ़ती चमक इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि दुनिया में अब भारत को दुनिया की नहीं बल्कि दुनिया को भारत की जरूरत हो रही है। और यही तस्वीरें हम विभिन्न देशों से आती हुई देख रहे हैं। दीपक जी हमारे साथ लगातार बने रहेंगे। मैं आती हूं सर आपके पास। हमारे साथ इस वक्त देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं आकाश जिंदल साहब भी हमारे साथ हैं। आकाश जी, अर्थव्यवस्था के लिहाज से अगर देखा जाए, क्योंकि आर्थिक नब्ज को पकड़ना ये आपकी खूबी है, लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई उसमें महत्वपूर्ण ये है कि आज एक समझौता भी हुआ, एकता, और उसके पहले भी ऑस्ट्रेलिया से जो हमारे आर्थिक संबंध हैं उन्हें मजबूती देने के लिए बहुत सारे करार होते रहे। प्रधानमंत्री जाते हैं और फिर प्रधानमंत्री अल्बनीज का दौरा भी, अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर जिस तरीके से हुआ था। ये तमाम परिस्थिति आज की तस्वीरें देखकर एज अ इकोनॉमिस्ट आप क्या देख रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था में ऑस्ट्रेलिया के साथ ये संबंध? बड़ी खुशी है और उससे भी अधिक खुशी है कि मेरे बड़े भाई समान दीपक वोरा जी के साथ में शो कर रहा हूं। अब जहां तक बात आती है इकोनॉमी की,
इकोनॉमी की बात बताऊं लाडनी, आज नरेंद्र मोदी साहब के टैलेंटेड गाइडेंस के अंदर, उनके कुशल नेतृत्व के अंदर, वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। आज की तारीख में सबसे बड़ी एग्जांपल आपको दूं, ग्लोबली बड़ी बड़ी कंट्रीज जो हैं आज रिसेशन के करीब पहुंची हुई हैं। अमेरिका वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी, रोल मॉडल इकोनॉमी, 2022 के 2 क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ रही नेगेटिव। जर्मनी 4th बिगेस्ट इकोनॉमी दुनिया की, 2022 के लास्ट क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ रही नेगेटिव। ये तो एक बड़ी इकोनॉमी। अब आ जाए छोटी इकोनॉमी, पाकिस्तान। हम सब जानते हैं लावनी, आज हालात क्या है, 1-1 किलो आटे के लिए सड़कों पे खूनी जंग हो रही है। श्रीलंका हमने देखा। तो आप एक तरफ देखिए बिगेस्ट इकोनॉमी, एक तरफ देखिए छोटी इकोनॉमी, लेकिन दूसरी तरफ देखिए हिंदुस्तान की इकोनॉमी अपना परचम लहराते हुए नरेंद्र मोदी साहब की विजनरी गाइडेंस के अंदर वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। फर्दर डाटा लीजिए, 1.87 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन। वो उस समय जब दुनिया ये डिबेट कर रही है, दीपक साहब जानते हैं अच्छे से, दुनिया ये डिबेट कर रही है कि स्लो डाउन है या रिसेशन। आज ग्लोबली, ये तो यूएस में बैठे हैं, यूएस के चैनल पे रेगुलर डिस्कशन होता है कि आर वी इन अ स्लो डाउन और हैव वी एंटर्ड रिसेशन। यूएस ऐसी इकोनॉमी आज ये कह रही है कि उन्हें अपनी डेट सीलिंग शायद रेज करनी पड़े, उन्हें कर्जा लेने की क्षमता बढ़ानी पड़े अपने खर्चे चलाने के लिए। यहां देखिए, हमने इतनी बड़ी इकोनॉमी को, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया सक्सेसफुली, दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। गरीब भाई बहनों के लिए अनाज का प्रबंध किया, और आज जो ग्लोबल ब्रांडिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को मिली है, आई थिंक वो हम सारे देशवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है जिस तरीके से इकोनॉमी चल रही है। फर्दर बता दूं, 2027 में 10 सेकंड बात लूंगा, वी आर एक्सपेक्टेड टू बी द 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी, एंड 2035 वी आर एक्सपेक्टेड टू बी अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये है नरेंद्र मोदी साहब की गाइडेंस। ये बात देश के एक जाने माने अर्थशास्त्री कह रहे हैं, कोई पॉलिटिशियन नहीं कह रहा, और ये बात उन्हें समझनी चाहिए जो पॉलिटिक्स के चश्मे से चीजों को देखते समझते हैं और उसका आकलन करते हैं। लेकिन देखिए, इसीलिए मैंने किसी भी पॉलिटिकल वॉर को आज नहीं आ रखा है, और 2 जाने माने प्रसिद्ध हस्तियों को रखकर दरअसल ये जो दौरा हो रहा है, ये विदेश में भारत का डंका बज रहा है, इसके मायने क्या है, हमारे और आपके लिए इसके क्या मायने हैं, इसे समझने के लिए आज का ये डिस्कशन रखा गया है। मैं आप दोनों के पास लौटती हूं वापस, लेकिन उससे पहले, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब वक्तव्य होता है तो वो अपने आप में निराला होता है, और खास तौर से कुछ बातें वो ऐसे कह जाते हैं जो वाकई दिल में, दिमाग में घर कर जाती है, और साथ में सोचने को भी मजबूर करती है कि वाकई ये जो परिस्थिति बन रही है, ये परिस्थिति भारत की चमक को ही दर्शाती है। 3C, 3D और 3E, इन तीनों का ही जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, और कहा कि इस CDE से भी रिश्ते को आगे लेकर जाना है। वो रिश्ता क्या कहता है और प्रधानमंत्री ने किस तरह से इस बात को समझाने की कोशिश की, आइए एक बार जरा सुन लेते हैं। जाता था कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को 3C डिफाइन करते हैं, ऐसा पहले कहा जाता था। ये कौन से 3C हैं? कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। इसके बाद कहा गया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3D पर आधारित है, डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3E पर आधारित है, एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। यानी कभी C, कभी D, कभी E। अलग अलग कालखंड में ये बात संभवतः सही भी रही है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक संबंधों का विस्तार इससे कहीं ज्यादा बड़ा है।
तो ये विस्तार इससे कहीं और ज्यादा बड़ा है। सीधे दीपक सर आपके पास आते हुए, ये ट्रिपल ई, ट्रिपल सी, ट्रिपल डी का जिक्र तो उन्होंने कहा, लेकिन कहा कि ये विस्तार और ज्यादा बड़ा होना है, होना भी चाहिए, क्योंकि 28 सालों के बाद जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा हुआ था, तब हमने तस्वीर देखी थी। आज इन 9 सालों के अंतर पर ही दूसरा दौरा, और इन सबके बीच में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री का भारतीय दौरा, यानी जमी हुई धूल को हटाने की कोशिश दोनों ही देशों की तरफ से की गई। ये अलग क्या है? क्योंकि आप पहले भी ऑस्ट्रेलिया में रह चुके हैं, आप बहुत सारे अब क्योंकि मैं वैसे तो ये पॉलिटिकल वॉर नहीं है, लेकिन हमारे देश में वही कहते हैं ना, विडंबना है। मुझे जोड़ना पड़ेगा सवाल कि जो विपक्षी पार्टियां वो कह रही हैं कि इसमें नया क्या है। हमारे यहाँ भी तो, अब हमारे यहाँ से भी प्रधानमंत्री गई थी, वहां से लोग आते ही थे। 2012 में भी जूलिया गिलार्ड आई हुई थी, तो इसमें खास क्या है? आप क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में रहे हैं, आप चीजों को अपने साथ में देखा है, सामने से देखा है, अंतर, डिफरेंस क्या देखा आपने? पहले तो कि आपने आकाश जिंदल साहब को भी बुलाया है, ये तो भारत के सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री हैं। मैं भी डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हूँ, इनके लेवल का नहीं। सिर्फ जिंदल साहब हमारी जो इकोनॉमी है 4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। हम फोर्थ लार्जेस्ट बन चुके हैं, और अगले साल 5 ट्रिलियन जो नरेंद्र मोदी का वादा था। भारत ऑस्ट्रेलिया की रिलेशनशिप में क्या बदला है? मैम, आपकी उम्र मुझसे बहुत कम है, आई एम 72। कुछ साल पहले हमने सोवियत संघ से एक सबमरीन लिया था ट्रायल बेसिस पे, तो ऑस्ट्रेलिया बड़ा नाराज हो गया था। ये क्या कर रहे हो, न्यूक्लियर सबमरीन क्यों आ रही है इंडियन ओशन में, ये वो। हम एक दूसरे से बात जरूर करते थे, लेकिन एक दूसरे की बात सुनते नहीं थे। अब हम सुनने लग गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने यह फैसला किया है कि वो एशिया का सदस्य है, यूरोप का नहीं है। अब ये उसने अपना सेल्फ डेफिनेशन करके ये देखा है कि एशिया में किसके साथ मैं दोस्ती कर सकता हूं, और एशिया में तो आप जानते हैं सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली देश है भारत। कुछ देर तक तो ऑस्ट्रेलिया बहुत मोहब्बत कर रहा था चीन के साथ, लेकिन फिर एक ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर बोले, भाई जो चीनी महामारी थी ये कहां शुरू हुई? चीन तो आग बबूला हो गया, डिंगलिंग पिंग पोंग टिंग डोंग, जो भी उनका लीडर है उसने तुरंत प्रतिबंध लगा दिया ऑस्ट्रेलियन एक्सपोर्ट्स पे। उन्होंने कहा, चीनी ऑफिशियल्स बोले ऑस्ट्रेलिया तो च्युइंगम है जो चिपका हुआ है चीन के जूते पर। उन्होंने ये कहा ये गंदगी है, सफेद गंदगी है जो एशिया में पड़ी हुई है। ऐसी बातें नहीं करते। तो ऑस्ट्रेलिया को ये समझ आ गया कि चीन के साथ हमारा भविष्य नहीं है। उस समय से उन्होंने देखा कि अगर जो इतना बड़ा मार्केट हमारे लिए चीन था वो बंद हो रहा है, दूसरा बड़ा मार्केट कौन सा है? वो भारत पे उनकी नजर पड़ी। चाणक्य ने 2400 साल पहले कहा था मैम कि कुछ स्वार्थ होता है हर दोस्ती में। ऑस्ट्रेलिया रिसोर्स रिच है लेकिन पॉपुलेशन पुअर। हमें नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत है। हमारे पास जबरदस्त पॉपुलेशन है, यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, टैलेंट फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जैसे पीएम ने कहा। तो ये दोनों चीजें जब मिल जाती हैं, हमारी दोस्ती को कोई रोक नहीं सकता। मैं इतना ही कहूंगा, जो लोग जलते हैं कुछ हद तक कि भारत की छवि इतनी क्यों बढ़े, चाहे वो देश में हो चाहे देश के बाहर हो, उनसे मैं इतना ही कहूंगा, मैम आप लोग जरा अपने कान और आंखें खुले रखें, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई। क्या बात है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है आकाश साहब। क्योंकि खास तौर से अगर देखें तो अभी जब से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, अब आप मुझे करेक्ट करिएगा इफ आई एम रॉन्ग, कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में, आकाश साहब आपसे मेरा सवाल है कि अगर जिस तरह से फ्री ट्रेड हुआ, अब भारत के 6000 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ऑस्ट्रेलियाई मार्केट में छाए हुए हैं, और अभी जो एक नया एग्रीमेंट जिस पर बात हो रही है, इसके बाद ये जो इसमें बढ़ोतरी और होना लाजमी है, स्वाभाविक है, लेकिन उससे भी बढ़कर क्योंकि एजुकेशन को लेकर खास तौर से, टूरिज्म को लेकर खास तौर से जो समझौतों की बात हो रही थी, क्या आपको लगता है कि एक और बड़ा बदलाव हम देखने वाले हैं? अब एक छोटा सा आंकड़ा मेरे पास भी है कि 2021-22 में भारत का जो एक्सपोर्ट था ऑस्ट्रेलिया को 8.3 अरब डॉलर का था, और जो इंपोर्ट था वो 16.75 था। क्या अब जो रिश्ते या जो समझौते हुए हैं उसके बाद ये एक्सपोर्ट वाला जो आंकड़ा है, आपको लग रहा है कि और ज्यादा बढ़ने वाला है वनस्पत इंपोर्ट वाले आंकड़े से? जी, पहले तो कहूंगा दीपक वोरा साहब से मुझे सीखना पड़ेगा कि इतना जोश, इतना जो है एक्सुबरेंस इनमें कहां से आती है। काश मेरे अंदर भी इतना जोश होता। आई हैव टू लर्न फ्रॉम हिम। अब आ जाती है, देखिए प्रधानमंत्री मोदी से जो चीज हम देख रहे हैं, उनके अंदर ग्रोथ का पोटेंशियल और साथ साथ बड़ा लॉजिकली चलते हैं। एक चीज आपने देखी होगी लाभनी, दो चीजें होती हैं, एक तो मल्टीलैटरल ट्रीटीज, एक होती है बायलैटरल ट्रीटीज।
प्रधानमंत्री मोदी की गाइडेंस के अंदर जहां तक मैं समझ पाया हूं बायलैटरल ट्रीटीज ज्यादा हो रही है, यानी दो मुल्कों के बीच में। अब होता क्या है, मल्टीलैटरल ट्रीटीज जब 20 मुल्कों के बीच में होती हैं तो एक दूसरे मुल्क की स्ट्रेंथ नहीं रिकॉग्नाइज होती, जबकि बायलैटरल ट्रीटीज में एक दूसरे मुल्क की स्ट्रेंथ रिकॉग्नाइज होकर काम होता है, तो बड़ा लॉजिकली काम हो रहा है। और उसके हिसाब से एक दूसरे मुल्क की वैल्यू, इंपॉर्टेंस और स्ट्रेंथ को रियलाइज करके टाइप्स हो रहे हैं। तो उसके चलते हुए हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट काफी हद तक बढ़ने की संभावना है, हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट काफी हद तक और ज्यादा होने की संभावना हमारे सामने दिख रही है। हिंदुस्तान ने ऑलरेडी डिफेंस के अंदर, एक्सपोर्ट के अंदर झंडे गाड़े हैं और कई जगह एक्सपोर्ट से हमारा अच्छा नाम हो रहा है। तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के साथ काफी अच्छा एक्सपोर्ट बढ़ने का हमारा पोटेंशियल है और जो हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले 2027 में बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रही है लाभनी, उसके अंदर एक्सपोर्ट का एक मेजर रोल रहने की संभावना है। और जैसे अमेरिका और चाइना में ट्रेड वॉर दोबारा रिज्यूम हो रही है, आपको याद होगा 4-5 साल पहले भी यूएस चाइना ट्रेड वॉर को लेकर आपके साथ मैंने कई अच्छे शोध किए थे। ऐसे में हिंदुस्तान बड़ा स्ट्रेटेजिकली पॉइज्ड है, हमने किसी से भी रिश्ते नहीं बिगाड़े हैं। मोदी साहब की ये मैं कहूंगा जितनी तारीफ की जाए कम है। तो ऐसे में इस सिचुएशन में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं और बहुत तरक्की कर सकते हैं, और ये मोदी साहब का विजन और गाइडेंस ही है जिसके अंदर हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, कहते भी हैं कि मल्टी प्रोंग एक्शंस लेने की जरूरत है। ये केवल सिर्फ रक्षा क्षेत्र के लिए ही नहीं, ये तो आर्थिक क्षेत्र के लिए भी जरूरी हो जाता है। और इसीलिए सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो विदेश नीति में बदलाव करते हुए मल्टी प्रोंग एक्शंस लिए जा रहे हैं, ये उसी का नतीजा है, ये उसी का परिणाम है कि ऐसी धमक और चमक दुनिया भारत की देख रही है और दुनिया भारत के आगे नतमस्तक हो रही है। डेमोक्रेसी की बात लगातार होती रही है, हमारी मजबूत डेमोक्रेसी की बात। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी डेमोक्रेसी की बात की, मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत को बताया है। किस तरीके से यह करारा जवाब है उनके लिए जो सवाल उठाते हैं भारत के लोकतंत्र पर, उनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बड़ा जवाब। हर उपलब्धियों के बारे में दुनिया जानना चाहती है। आज की दुनिया जिस वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है, जिन संभावनाओं को तलाश रही है, उसमें ये स्वाभाविक भी है। भारत हजारों वर्षों की जीवंत सभ्यता है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। आज भारत के हर कदम, हर उपलब्धियों के बारे में दुनिया जानना चाहती है। आज की दुनिया तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी अगर है तो वो भारत है, और भारत के लोकतंत्र का किस तरीके से अभिवादन किया गया ऑस्ट्रेलियाई पीएम की तरफ से, आपने खुद सुना भी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूत लोकतंत्र को लेकर आए हैं। ये बड़ी बात है और बड़ा संदेश भी है कि जो लोग हमारे लोकतंत्र को लेकर सवाल खड़ा करते हैं, जो विदेशी सरजमी पर जाकर लोकतंत्र खतरे में है, ऐसा राग अलापते हैं, उन्हें सुनना चाहिए कि खुद ऑस्ट्रेलियाई पीएम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े और मजबूत लोकतंत्र को साथ लेकर आए हैं, यानी साथ समावेशी विकास, उसका संदेश लेकर आए हैं। इन सब के साथ साथ किस तरह से भारत टैलेंट से भरा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने वक्तव्य में, अपने भाषण में इस बात की भी चर्चा की। और जैसे ही इसकी चर्चा हुई, आप देखिए कैसे स्टेडियम सिर्फ मोदी मोदी के नारों से गुंजायमान हो गया। भारत के पास सामर्थ्य की कमी नहीं है। भारत के पास संसाधनों की कमी भी नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है सही जवाब दे रहे हैं आप, वो है इंडिया। मैं ये बात फिर दोहरा रहा हूं, आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री
जिस देश में है वो है, वो है, वो है। आकाश जी, सबसे बड़ी युवा टैलेंट फैक्ट्री भारत में है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है। बिल्कुल सही कहा आपने लावनी। देखिए है क्या कि हिंदुस्तान में यूथ की परसेंटेज बाकी किसी भी कंट्रीज के मुकाबले ज्यादा बड़ी है। वो डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ है और जो प्रधानमंत्री मोदी साहब कह रहे हैं वो प्रैक्टिकली हमने एग्जिबिट करके दिखाया है। हिंदुस्तान के स्टार्टअप्स जिनको हमारे यूथ ने चलाया है, यूथ ने पावर किया है, वो आज दुनिया भर में मशहूर है और हमारे स्टार्टअप्स बहुत से यूनिकॉर्न भी बन गए हैं। अब तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी के हालात क्या हैं? हिंदुस्तान की इकोनॉमी की तारीफ लावनी जी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में ही नहीं, कहां हो रही है? पाकिस्तान में हो रही है। इमरान खान जब वहां से निकलने वाले थे प्राइम मिनिस्टरशिप से, तो वो क्या बोलते हैं पब्लिक कॉन्फ्रेंस में जाके, देखिए हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान आईटी और बीपीओ में, आईटी में कैसे आगे बढ़ गया, किस तरीके से वो तरक्की करता रहा, कितनी बड़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन गया। तो तारीफ कहां से हो रही है? तो जहां से कभी उम्मीद नहीं थी वहां से तारीफ हो रही है हिंदुस्तान की इकोनॉमी की। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि हिंदुस्तान की यूथ पावर, हिंदुस्तान का टैलेंट, हिंदुस्तान के यूनिकॉर्न और खासकर यंग इंडिया की जो एनर्जी है। आपने सही कहा कि जो इंडिया का यूनिकॉर्न है और खासतौर से यंग टैलेंट। मैं एक चीज ऐड ऑन कर रही हूँ, आप इस अपनी बात को आगे उसी से लेकर जाइएगा आकाश जी। बीते दिनों ही अभी एक रिपोर्ट सामने आई थी, एक सर्वे में स्पष्ट हुआ है कि भारत में करोड़पतियों और अरबपतियों की संख्या बढ़ रही है और ये जो करोड़पति हो रहे हैं ये कोई और नहीं बल्कि वो युवा हो रहे हैं जिन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया। जो हमारे यहाँ यूनिकॉर्न्स हो रहे हैं उससे निकल रहे हैं ये करोड़पति। तो ये तो अपने देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि फिर कही जाएगी उस लिहाज से। आकाश जी। जी हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ी उपलब्धि है। 25 साल, 27 साल, 29 साल के लड़के स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं और उन स्टार्टअप को दुनिया सलाम कर रही है। दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स विदेशों से आके उन स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और प्रीमियम पे आके उनके अंदर इक्विटी दे रहे हैं। तो हिंदुस्तान के टैलेंट को, हिंदुस्तान के एंटरप्रेन्योरशिप को कहीं ना कहीं दुनिया सलाम कर रही है। और इसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो जो चीजें दी हैं हिंदुस्तान में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, कहीं ना कहीं एक यूथ को लगता है, एक 25 साल के यूथ को लगता है कि हाँ सरकार मेरा साथ दे रही है हर तरीके से, बिल्कुल मेरे पीछे है। तो यानी कोई भी आगे तब बढ़ता है जब उसके ऊपर एक बड़ा हाथ होता है, उसे पता होता है कि मेरा व्यापार भी सुरक्षित है, मैं भी सुरक्षित हूं, मेरे लिए संभावनाएं भी सुरक्षित हैं। और यही माहौल केवल भारत के अंदर भारत के लोगों को नहीं बल्कि भारत के बाहर जो दूसरी दुनिया है, जो दुनिया के लोग हैं वो भी देख रहे हैं और ताकतवर मुल्क इसीलिए भारत की तरफ नतमस्तक भी हो रहे हैं। समय की कुछ बाध्यताएं हैं इसलिए आपको बीच में रोका, लेकिन आकाश जी इतना तो स्पष्ट है, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि ये बढ़ते इंडिया की, चमकते इंडिया की चमकती हुई मुस्कान है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी मन की बात साझा करने के लिए। दीपक वोरा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उनसे अब हम बीच में उनसे कट हो गए, लेकिन हमारे साथ वो जुड़े, उन्होंने अपना समय दिया, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर दुनिया का बॉस मोदी 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 है, ये बात अब दुनिया के तमाम ताकतवर मुल्क अगर ये कहते हैं तो इस बात पर भी कोई भी इफ एंड बट्स नहीं है कि आने वाला वक्त भारत का वक्त है, वो भारत जो बनेगा विश्व गुरु। इसी खूबसूरत तस्वीर की उम्मीद लिए आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। भारत हजारों वर्षों की जीवंत सभ्यता है। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है।